स्टार्ट करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। इसमें पहले अपन देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 1947 से लेके 1949 तक। बैकग्राउंड इसका क्या है? बैकग्राउंड ये है कि एट इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू British provinces which were directly ruled by British provinces, 562 princely states in direct rule under British suzerainty। ठीक है। तो दो तरह के थे, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल करते थे, और 562 प्रिंसली स्टेट थे जो जहाँ पे ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल था, क्योंकि उन्होंने सुजर्निटी एक्सेप्ट कर रखी थी ब्रिटेन की। तो दो हो गए, ब्रिटिश प्रोविंसेस और 562 प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश विड्रावल meant princely states were technically independent. Princely state became technically independent after British withdrawal. Immediate challenge क्या था कि integrate princely states into the Indian Union to preserve unity. Integration was the immediate challenge. इसके की लीडर्स कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। इनका रोल था आर्किटेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। सरदार पटेल और वीपी मेनन। वीपी मेनन थे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, चीफ नेगोशिएटर एंड स्ट्रेटजिस्ट। तो सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। आर्किटेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पटेल थे, लेकिन चीफ नेगोशिएटर और स्ट्रेटजिस्ट तो थे वीपी मेनन। थे कौन कौन से स्टेट हैं जो वहां पे इशू क्रिएट कर रहे थे? कश्मीर है, जूनागढ़ था, और हैदराबाद था। अब आते हैं इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी गई इनको इंटीग्रेट करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इसका डिटेल ये, स्टेट्स आस्क्ड टू accede टू इंडिया ऑन 3 सब्जेक्ट्स: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो इन्होंने साइन किया, उन्होंने 3 सब्जेक्ट यूनियन को दे दिए, वो थे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। तो इसमें स्टेट्स आस्क्ड टू accede टू इंडिया ऑन 3 सब्जेक्ट्स: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। ये इस पे साइन करना होता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे, और आपके ये 3 सब्जेक्ट यूनियन के पास आ जाते थे: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। परसुएशन टेक्निक यूज करी गई। एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन हो गया, दूसरा हो गया परसुएशन। पटेल यूज टैक्ट, डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन। टैक्ट, डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन। फिर यूज ऑफ फोर्स भी करना पड़ा जहां नेसेसरी हुआ। मिलिट्री एक्शन वाज अथॉराइज्ड व्हेन पीसफुल मींस फेल्ड। एग्जांपल इन हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। तो स्ट्रेटजी इन्होंने क्या क्या अपनाए थे? एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन पे साइन करवा रहे थे, जैसे JNK में करवाया। वहां पे था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन तीनों सब्जेक्ट अपने पास आ जाएंगे। दूसरा, उन्होंने परसुएशन यूज किया, टैक्ट, डिप्लोमेसी और निगोशिएशन के थ्रू। तीसरा, यूज ऑफ फोर्स भी करना पड़ा जहां पे मिलिट्री एक्शन वाज अथॉराइज्ड व्हेन पीसफुल मींस फेल्ड। एग्जांपल इसका है हैदराबाद। और एक चौथी स्ट्रेटजी थी, अपील्स टू पैट्रियाटिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी। अपील टू patriotism and practicality. Explained that independence was unrealistic, offered guarantees for rulers privileges temporarily। उनकी प्रीवी पर्स गारंटी दी, प्रीवी पर्सेज एंड टाइटल्स। तो अपील टू पैट्रियाटिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी, उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस जो थी अनरियलिस्टिक है, और ऑफर्ड गारंटीज फॉर रूलर्स प्रिविलेज टेम्पररी। एक प्रीवी पर्स और टाइटल्स, ये दोनों चीजों की गारंटी दी, प्रीवी पर्स एंड टाइटल, ऑफर्ड गारंटीज फॉर प्रीवी पर्स एंड टाइटल। तो एक ये हो गया, चलो, कि बोला कि इंडिपेंडेंस अनरियलिस्टिक है, और उनको ऑफर किया गारंटीज फॉर रूलर्स प्रिविलेजेस टेम्पररीली सच एज प्रीवी पर्स एंड टाइटल्स।
फोर मेजर केसेज ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं क्या, चार में जो है। अच्छा, मेजर केसेज ऑफ इंटीग्रेशन क्या थे? एक जूनागढ़ था। जूनागढ़ का डिटेल ये है, नवाब acceded टू पाकिस्तान डिस्पाइट हिंदू मेजॉरिटी। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान को accede कर दिया। इंडिया इंटरवीन्ड आफ्टर ए प्लेबिसाइड और मर्ज विथ इंडिया इन 1948। तो जूनागढ़, यहाँ के नवाब ने पाकिस्तान को accede कर दिया था, लेकिन वहां पे एक प्लेबिसाइट हुआ और इंडिया ने इंटरवीन करा और ये इंडिया के साथ 1948 में मर्ज हो गया। तो जूनागढ़ थ्रू प्लेबिसाइट मर्ज इन 1948। हैदराबाद, हैदराबाद रजिस्टर्ड एसेशन। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948। हैदराबाद इंटीग्रेटेड आफ्टर पुलिस एक्शन। ऑपरेशन पोलो पुलिस एक्शन। अपन अब तीसरी पे देखते हैं, कश्मीर। महाराजा हरि सिंह डिलेड डिसीजन ट्राइबल इन्वेजन फ्रॉम पाकिस्तान लेड टू द accession टू इंडिया अक्टूबर 1947 रिजल्टेड इन इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर का ये है कि इन्वेजन, ट्राइबल इन्वेजन फ्रॉम पाकिस्तान लेड टू accession टू इंडिया बाय महाराजा हरि सिंह, और ये रिजल्ट हुआ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में। अब त्रावणकोर की बात करें, त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर और भोपाल। त्रावणकोर कोचीन केरला में हो गया, मैसूर और भोपाल। ये परसुएशन किया गया इनका थ्रू पीसफुली टू असीड। अब अपन सिक्किम की बात करते हैं। बिकेम ए प्रोटेक्टोरेट इन 1950, लेटर फुली इंटीग्रेटेड इन 1975। तो ये हो गया मेनली जूनागढ़ जो हुआ, यहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ और इंडिया में मर्ज हुआ 1948 में। या इनिशियली इसने पाकिस्तान को असीड करा था डिस्पाइट हिंदू मेजॉरिटी। हैदराबाद में हुआ, निजाम ने रजिस्ट किया असेसन, ऑपरेशन पोलो हुआ और पुलिस एक्शन के थ्रू ये भी 48 में असीड किया गया। कश्मीर में हुआ कि ट्राइबल इन्वेजन पाकिस्तान के द्वारा हुआ, तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया को असेसन साइन किया 1947 अक्टूबर में, और ये रिजल्टेड इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। वहीं पे त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर और भोपाल। त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर और भोपाल ये पीसफुली परसुएडेड बाय पटेल एंड मेनन। सिक्किम जो है इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बना 1950 में और फुली इंटीग्रेटेड इन 1975। ये हो गया एसेशन इंडिया को। अब आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर असेशन। 1914 में फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। 1948 फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ग्रुपिंग स्मॉलर स्टेट्स इनटू लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एग्जांपल मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, पटियाला एंड ईस्ट पटियाला, पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। 1948 में हुआ फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ग्रुपिंग स्मॉलर स्टेट्स इनटू लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लेटर रीऑर्गेनाइज बाउंड्रीज मेनली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेशन का? एक तो है पॉलिटिकल यूनिटी, प्रिवेंटेड बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन प्रिवेंट करा, स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रिटी, प्रिवेंटेड बाल्कनाइजेशन ऑन स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रिटी। फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, इनेबल इंडिया टू एस्टेब्लिश ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा सिग्निफिकेंस है पीसफुल मॉडल, मोस्ट स्टेट मर्ज विदाउट ब्लडशेड, शोकेसिंग इंडिया डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। और चौथा सिग्निफिकेंस है प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर नेशन बिल्डिंग, फोकस कुड नाउ शिफ्ट टू इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। तो चार चीज के सिग्निफिकेंस थे इंटीग्रेशन के। पॉलिटिकल यूनिटी हुई, उससे बल्कनाइजेशन प्रिवेंट हुआ और नेशनल इंटीग्रिटी स्ट्रेंथन हुई। फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। पीसफुल मॉडल था जिससे उन्होंने फोकसिंग इंडिया डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी। चौथा था प्रिपेयर इंडिया फॉर नेशन बिल्डिंग, आफ्टर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म तब लिए जा सकते थे। चैलेंजेस फेस क्या हुआ? चैलेंजेस उसमें थे कि रिलेक्टेंट रूलर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। दूसरा था कम्युनल टेंशन, स्पेशली इन कश्मीर एंड हैदराबाद। फिर अगला है मेंटेनिंग प्रोमिसेज, प्रीवी पर्सन टाइटल्स लेटर अबॉलिश्ड इन, ये चैलेंज है। प्रीवी पर्सन टाइटल जो पटेल ने परसुएट करने के लिए उनको बोला था,
लेटर अबॉलिश इन 1971 बाय इंदिरा गांधी। अब अपन आते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ये देखा है, एक मैप है 1947 से लेकर 56 तक। 1950 में 4 स्टेट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड अदर कॉलोनियल टेरिटरीज एंड प्रोटेक्टोरेट्स। ये सब 1956 में अबॉलिश किए गए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से। उस वहां पे बनाए गए 14 और 8, 14 और 6 थे शायद, 14 स्टेट, 6 यूटी। चेंज क्या हुआ? 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। 1956 में। और 1966 में पंजाब स्प्लिट इनटू स्मॉलर, जो पेप्सू था पहले। पंजाब स्प्लिट इनटू ए स्मॉलर पंजाब स्टेट एंड न्यू हरियाणा स्टेट एंड चंडीगढ़ यूटी। 1966 में। 1954 में ऑल फ्रेंच रीजन बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। पौडीचेरी, कराईकल। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कब कब बने? आसाम से लोग, अरुणाचल प्रदेश यूटी क्रिएटेड फ्रॉम आसाम इन 1972, बिकेम ए स्टेट इन 1987। अरुणाचल प्रदेश 72 में यूटी बना और 87 में स्टेट बना। सिक्किम 1975 में इंडिया में शामिल हुआ, उसके पहले प्रोटेक्टोरेट था। और नागालैंड 1900 सबसे पहले बना अपना, नागालैंड 1963 में। और मेघालय 1972 में, मिजोरम 1987 में। ठीक है, बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। ये किस चीज का बैकग्राउंड है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इसका बैकग्राउंड है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैड फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स grouped into unions एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास था ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि डायरेक्टली रूल थी, प्रिंसली स्टेट्स एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड, जिसको बोलते हैं हम लोग चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द बाउंड्रीज वेर आर्बिट्री बेस्ड ऑन colonial convenience, नॉट ऑन linguistic और कल्चरल लाइन। इस लाइन पे नहीं थी, लिंग्विस्टिक और कल्चरल लाइन पे नहीं थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थी, कॉलोनियल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पे थी। राइजिंग डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, कल्चरल आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। Rising demand for linguistic states to ensure administrative efficiency, cultural identity and democratic representation। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट क्या हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में? पहला है कि आंध्रा मूवमेंट। तेलुगु स्पीकिंग पीपुल डिमांडेड ए सेपरेट स्टेट फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें पोटी श्री रामुलु, पोटी श्रीरामुलु की हंगर स्ट्राइक हुई 1952 में। पोटी श्री रामुलु, पोटी श्रीरामुलु की हंगर स्ट्राइक हुई 1952 में। फास्टेड टू द डेथ, डिमांडिंग ए सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट, मैसिव पब्लिक आउटरीच। तो 1953 52 में इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी। 1953 में क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। 52 में स्ट्राइक हुई, 53 में मद्रास प्रेसिडेंसी से निकाल के एक अलग स्टेट बनाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये बनाए गए थे शुरू में ही। उसमें पहला है, चलो ये तो 1953 में अपॉइंट हुआ, उसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। इसके मेंबर थे फजल अली, एच एन कुंजरू एंड के एम पनिक्कर। इसको फजल अली कमीशन बोलते हैं। फजल अली इसके मेंबर थे, चेयरमैन थे, मेंबर थे एच एन कुंजरू और के एम पनिक्कर। 1953 में अपॉइंट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था एग्जामिंग द नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। 53 में स्टेब्लिश हुआ जब आंध्र प्रदेश बना। 52 में उनके पोटी श्रीरामुलु के एजिटेशन के बाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का
Examine the need for reorganization of states based on administrative convenience and linguistic cultural unity. दो इन्होंने मेनली इनको टर्म ऑफ रेफरेंस में था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखो और कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक यूनिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कल्चरल लिंग्विस्टिक यूनिटी। रिपोर्ट सबमिटेड इन 1955। इसके बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इनेक्ट किया गया। फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिपोर्ट 1955 में दी, 53 में स्टेब्लिश किया गया था। रिकमेंडेशन क्या थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के? उसके रिकमेंडेशन थे कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड। इसके पहले जेबीपी कमेटी थी कांग्रेस की, उसने नहीं एक्सेप्ट करा था। और एक और वो था जेबीपी कमेटी और धार कमीशन था सर, दोनों ने एक्सेप्ट नहीं करा। लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एक्सेप्टेड, linguistic principle accepted, but not the sole criteria. State Reorganization Commission accepted the linguistic principle, but it is not the sole criteria. Unity and security of India also important. Linguistic principle accepted, but unity and security of state also important. फिर दूसरा था कि रिकमेंडेशन इसका था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। 16 और 6 था, 14 और 6 था, ठीक है। ऑपोजिशन टू स्मॉलर स्टेट्स suggested strong viable units rather than fragmented small states। ने बोला कि strong and viable units rather than fragmented and small states। यहाँ पे ये था 14 और 6, ये गलत लिखा, 14 और 6 था, 14 and 6, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का जो था इम्प्लीमेंट किया गया फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ओ शिट, यहाँ पे हो सकता है यही हो, उसने रिकमेंड 16 और 6, 16 और 3 ही किया हो। देखते हैं आगे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 नवंबर 1956। मेजर ओवरहाल ऑफ इंडिया स्टेट बाउंड्रीज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चरल अफिनिटी, बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चरल अफिनिटी। मेजर चेंजेस क्या थे? आंध्र प्रदेश फाउंड बाई मर्जिंग आंध्रा विद द तेलंगाना पार्ट ऑफ हैदराबाद। अच्छा, पहले वो 53 में जो बना था वो आंध्र प्रदेश नहीं था, आंध्रा था वो, जो बॉम्बे प्रेसिडेंट मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। तो अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश बनता है 1956 में, मर्जिंग आंध्रा एंड तेलंगाना पार्ट ऑफ हैदराबाद, दोनों तेलुगु स्पीकिंग स्टेट को मर्ज कर दिया गया। बॉम्बे स्टेट इंक्लूडेड मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग एरियाज, लेटर बाइफरकेटेड इन 1960। एक आंध्र प्रदेश बना, बॉम्बे स्टेट बना, गुजरात इंक्लूडेड मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग एरियाज। फिर केरला बनाया गया, फाउंड बाई मर्जिंग त्रावणकोर, कोचीन एंड मालाबार, मलयालम स्पीकिंग एरियाज। त्रावणकोर, कोचीन एंड मालाबार, त्रावणकोर, कोचीन एंड मालाबार। फिर मैसूर नाउ कर्नाटका, फाउंड बाई मर्जिंग कन्नडा स्पीकिंग एरियाज। तो साउथ ने पूरा ही कर दिया, कन्नडा स्पीकिंग मैसूर बना दिया, मलयालम स्पीकिंग एरिया त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार मिला के केरला बना दिया, और आंध्रा में पूरा तेलुगु स्पीकिंग एक साइड कर दिया, हैदराबाद से काट के उसको आंध्र प्रदेश बना दिया। और इधर पंजाब 1956 बनता है, रिस्ट्रक्चर्ड लेटर 1966 इनटू पंजाब एंड हरियाणा। ये पंजाब बना, उस टाइम पंजाब हरियाणा एक में ही थे। यूनियन टेरिटरी भी क्रिएट करे गई, दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। सब्सिक्वेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3, 4। उसके बाद कौन से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुए पोस्ट 1956? 1960 में अपना बना, बॉम्बे को डिवाइड करके बनाया गया महाराष्ट्र और गुजरात मराठी एंड गुजराती स्पीकिंग 1960। 1966 में इन्होंने क्रिएशन ऑफ हरियाणा इन हिंदी स्पीकिंग फ्रॉम
पंजाब चंडीगढ़ पंजाब। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र। 1966 में हरियाणा पंजाब। और चंडीगढ़ यूटी। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़। 1971-72 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बिकेम फुल फ्लेज स्टेट। अब आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है रीऑर्गेनाइजेशन का। इसका मेन सिग्निफिकेंस है कि इसने सिग्निफिकेंस में आता है स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी, सेटिफाइड द रीजनल एस्पिरेशन को सेटिस्फाई कर दिया और रिड्यूसिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। एक तो ये हो गया कि स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी यूनिटी सेटिस्फाइड रीजनल एस्पिरेशंस। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी अचीव हुई, स्टेट बिकेम लिंग्विस्टिकली होमोजेनस, इम्प्रूविंग गवर्नेंस। लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी की वजह से इम्प्रूव्ड गवर्नेंस हुई। ये पहला हो गया नेशनल यूनिटी स्ट्रेंथन हुई। दूसरा हुआ कि मतलब उनके एस्पिरेशनल को अकोमोडेट हुआ। दूसरा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी इंक्रीज हुई ड्यू टू होमोजेनिटी। और तीसरा है कल्चरल प्रिजर्वेशन हुआ, promoted preservation of languages and regional cultures within the state union, within the union Indian Union। ये हो गया नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी ड्यू टू होमोजेनियस नेचर, कल्चरल प्रिजर्वेशन लैंग्वेज और कल्चर। डेमोक्रेटिक डीपनिंग हुई, पीपल कुड इंटरेक्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर ओन लैंग्वेज, इनहांसिंग पार्टिसिपेशन। अब आते हैं चैलेंजेस क्या फेस हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के। फियर ऑफ पैरोकियलिज्म एंड रीजनलिज्म, पैरोकियलिज्म, नैरो व्यू पॉइंट एंड रीजनलिज्म। Managing demands of further subdivisions and newer state continue even today। फिर आते हैं अपन बैलेंसिंग डाइवर्सिटी विथ नेशनल इंटीग्रेशन। बैलेंसिंग डाइवर्सिटी विथ नेशनल इंटीग्रेशन, ये भी एक चैलेंज था, डाइवर्सिटी को बैलेंस करना नेशनल इंटीग्रेशन के साथ। रिमेन रिमेन एन ऑनगोइंग टास्क। अब आते हैं इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश। उसका एस्पेक्ट क्या है, पार्टीशन बैकग्राउंड है, पार्टीशन ऑफ 1947। Pakistan was created with two geographically separate regions, West Pakistan and East Pakistan। Geographical distance क्या है, दोनों के बीच separated by 1600 किलोमीटर of Indian territory। अगला एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। वेस्ट पाकिस्तान dominated politics, economy and military, despite East Pakistan having larger population। West Pakistan dominated politics, economy and military। कल्चरल डिफरेंसेस थे, ईस्ट पाकिस्तान मोस्टली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स had distinct cultural and linguistic identity compared to the Urdu speaking West, Urdu Punjabi speaking West। इमीडिएट काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इसका है कि लैंग्वेज कंट्रोवर्सी थी 1952 की। वेस्ट पाकिस्तान ट्राई टू इम्पोज उर्दू एज नेशनल सोल लैंग्वेज, उर्दू एज सोल नेशनल लैंग्वेज इम्पोजिशन हुआ। फिर ट्रिगर करा इसने बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट इन ईस्ट पाकिस्तान। दूसरा है कि पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग demanded greater autonomy for East Pakistan। शेख मुजीब रहमान लीग अवामी लीग demanded greater autonomy for East Pakistan। 6 पॉइंट मूवमेंट 1966 में हुआ, demanded federal structure and economic independence। 6 पॉइंट मूवमेंट 1906 का demanded federal structure and economic independence। 1970 में इलेक्शंस हुए, आवामी लीग वन मेजॉरिटी 160/162 सीट्स इन नेशनल असेंबली। वेस्ट पाकिस्तान अंडर याया खान एंड जुल्फिकार अली भुट्टो रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर टू मुजीब। 1970 के इलेक्शन में आवामी लीग वन मेजॉरिटी 160/162 सीट्स नेशनल असेंबली। वेस्ट पाकिस्तान अंडर याया खान एंड जुल्फिकार अली भुट्टो रिफ्यूज टू ट्रांसफर पावर टू मुजीब। फिर अगला है कि ऑपरेशन सर्च लाइट इन मार्च 1971। ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन ऑर्डर बाय वेस्ट पाकिस्तान इन ईस्ट पाकिस्तान। ऑपरेशन सर्च लाइट ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन, मास किलिंग एट्रोसिटीज रेप्स led to humanitarian crisis and exodus of millions of refugees to India।
इंडिया ने उसी रिफ्यूजी ग्राउंड पे बना के इंटरवीन किया। इंडिया इन्वॉल्वमेंट, एक्शन क्या हुआ? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, 10 million refugees fled to India, straining resources। असम अकॉर्ड यहीं से शुरू होता है। 10 million refugees fled to India, extending resources। फिर अपन आते हैं कि सपोर्ट टू मुक्ति वाहिनी, इंडिया प्रोवाइडेड आर्म्स, ट्रेनिंग एंड शेल्टर टू बंगाली गुरिल्ला फोर्सेज कॉल्ड एज मुक्ति वाहिनी। इंडिया प्रोवाइडेड क्या क्या? ट्रेनिंग, आर्म्स एंड शेल्टर टू बंगाली गुरिल्ला फोर्सेज नोन एज मुक्ति वाहिनी। फिर अगला क्या इफेक्ट है? डिप्लोमेटिक इफर्ट्स, इंदिरा गांधी sought इंटरनेशनल सपोर्ट बट फेस्ड कोल्ड वार पॉलिटिक्स। तो इंडिया ने क्या किया? कोल्ड वार पॉलिटिक्स से बचने के लिए यूएस रशिया के साथ एग्रीमेंट ही कर लिया। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971, इंडो सोवियत। उसमें क्या हुआ? स्ट्रेटेजिक अलायंस टू काउंटर बैलेंस यूएस चाइना पाकिस्तान नेक्सस, यूएस चाइना पाकिस्तान नेक्सस। वाह भाई, यूएस चाइना एंड पाकिस्तान नेक्सस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने सोवियत के साथ ट्रीटी की। इसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1971। टू काउंटर होम, काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएस चाइना पाकिस्तान है ट्राई एक्सिस। यूएस, ये हो गया चाइना, ये हो गया पाकिस्तान, और ये हो गया यूएस। फिर आते हैं इंडो पाक वार हुआ 1971 का। इसका डेट है 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तान लॉन्च प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक ऑन इंडियन एयर बेसेज। इंडियन रिस्पॉन्स फुल स्केल मिलिट्री रिटेलिएशन ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट्स। की इवेंट्स क्या हुए? इंडियन फोर्सेज इंटर ईस्ट पाकिस्तान, मुक्ति बाहिनी फाइटर्स लेड इंटरनल रिवोल्ट्स, रैपिड एडवांस लेड टू द फॉल ऑफ ढाका इन जस्ट 13 डेज, सरेंडर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान मिलिट्री कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी सरेंडर टू लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह अरोरा ऑफ इंडिया। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर टेकन एंड प्रिजनर्स ऑफ वार। 16 दिसंबर 71 को नियाजी ने सरेंडर कर दिया अरोरा के सामने, और 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स टेकन एज प्रिजनर्स। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26 मार्च 1971 बाई मुजीबुर रहमान। फॉर्मल इंडिपेंडेंस 26 को उन्होंने डिक्लेयर किया था, 26 मार्च 71 को, लेकिन इंडिपेंडेंस मिली कब? ये दिसंबर में, 16 दिसंबर को जो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने। फॉर्मल इंडिपेंडेंस 16 दिसंबर 71 आफ्टर इंडियन विक्ट्री। इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बांग्लादेश इमीडिएटली। सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन, क्या सिग्निफिकेंस इसके? पहला एस्पेक्ट है ह्यूमैनिटेरियन विक्ट्री, ended genocide and humanitarian crisis in East Pakistan। दूसरा था blow to two nation theory, showed that religion alone could not bind diverse national identities, showed that religion could not alone bind by diverse national identities, religion could not bind, मतलब और भी फैक्टर्स होने चाहिए, लैंग्वेज और कल्चर भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये हुआ, ये रहा ब्लो टू टू नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इंडिया रीजनल डोमिनेंस इंक्रीज हुआ है, इंडिया इमर्ज एज ए मेजर पावर इन द साउथ एशिया। इंडो पाक रिलेशन से क्या हुआ? डीपेंड हॉस्टिलिटी लेड टू द लेटर डेवलपमेंट लाइक द शिमला एग्रीमेंट 1972। बांग्लादेश से सॉवरेन इंटीग्रिटी, न्यू नेशन बेस्ड ऑन बंगाली लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी। आफ्टर मार्क क्या हुआ? शिमला एग्रीमेंट हुआ जुलाई 72 में, साइन बिटवीन भुट्टो एंड गांधी, एग्रीड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बायलैटरली। ये इंपॉर्टेंट है शिमला एग्रीमेंट कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन बायलैटरल डिस्प्यूट्स। ये अभी तक फॉलो हो रहा है। इसके बाद से कश्मीर में इंडिया ने कभी फॉरेन इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट नहीं करा, मीडिएशन वगैरह कुछ भी। उसके पहले तक होते थे, यूएन में जाता था रेजुलेशन ये सब। तो शिमला एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट ये है कि इसने बोला कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, रिजॉल्व डिस्प्यूट बायलैटरली। रिलीज ऑफ शिमला एग्रीमेंट के बाद ही रिलीज ऑफ पाकिस्तान प्रिजनर ऑफ वार इन एक्सचेंज फॉर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश।
by Pakistan eventually in 1974. Release of Pakistan POWs in exchange of diplomatic recognition of Bangladesh by Pakistan eventually in 1974. अब आते हैं जेपी मूवमेंट 1974 से 75 तक। इसका बैकग्राउंड क्या है? पॉलिटिकल, इसका पहला बैकग्राउंड का पहला एस्पेक्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका है कि राइजिंग पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन विद द करप्शन, प्राइस, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। करप्शन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनएफिशिएंसी अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। क्या क्या रीजन थे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के? करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनएफिशिएंसी अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ये दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जेपी मूवमेंट का दूसरा एस्पेक्ट ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी पोस्ट 1970 वार। इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्ट्रेस इकोनॉमिक स्ट्रेस था, ऑयल प्राइसेस ऑफ 1973, इन्फ्लेशन था और फूड स्कार्सिटी थी। पोस्ट 1971 वार स्ट्रेस था, ऑयल प्राइस ऑफ 1973 का, इन्फ्लेशन था और फूड स्कार्सिटी थी। एक अलग एस्पेक्ट है स्टूडेंट का अनरेस्ट मूवमेंट इन गुजरात, नवनिर्माण आंदोलन एंड इन बिहार ओवर एजुकेशनल इशूज, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस। स्टूडेंट का मूवमेंट किस पे चल रहा था? एक तो गुजरात में चल रहा था नवनिर्माण आंदोलन, और बिहार में ओवर एजुकेशनल इशू सच एज एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नेंस। और तीसरा एक अलग एस्पेक्ट है गवर्नमेंट ने लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी था। इंदिरा गांधी रिजीम सीन एज इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन एंड करप्ट, इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन एंड करप्ट। लीडरशिप क्या, लीडरशिप रोल किसने पे किया जेपी मूवमेंट में? जयप्रकाश नारायण, वेटरन गार्डियन सोशलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। ही लेफ्ट ही लेफ्ट पॉलिटिकल रिटायरमेंट, इन्होंने पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले ली थी, उसको उन्होंने छोड़ा टू लीड ए मास मूवमेंट डिमांडिंग सिस्टमैटिक चेंजेस। की डिमांड्स क्या थी जेपी मूवमेंट की? पहला था टोटल, संपूर्ण क्रांति जिसको बोलते हैं, टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन, चाहे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल सारा ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, संपूर्ण क्रांति, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल। एंड ऑफ करप्शन, एक्सपोजिंग करप्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। तीसरा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करी, क्लीन अप पॉलिटिक्स, ऑनेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज। पहली डिमांड थी टोटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, दूसरा था कि करप्शन एंड करो, तीसरा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करी इन क्लीन अप पॉलिटिक्स, और एक चौथा था कि डिसेंट्रलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। गांधीयन फिलॉसफी को उन्होंने स्ट्रेस किया, पंचायती राज एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। और एक पांचवा था इनका पीपुल्स पावर, पीसफुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट डिमांडिंग द रिजिग्नेशन ऑफ द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ये इसके डिमांड्स और गोल थे। मेजर इवेंट्स इसमें क्या हुए? 1974 में हुआ पटना में रैली, मैसिव रैली हुए जेपी कार्ड फॉर पीसफुल रिवोल्यूशन एंड सिविल डिसोबीडियंस एंड पीसफुल रिवोल्यूशन, 1974 पटना रैली। फिर अगला है कॉल फॉर स्टूडेंट्स एंड मासेज, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड बायकॉट्स। पटना रैली में इन्होंने बोला पीसफुल रिजोल्यूशन, कॉल फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन एंड डिसोबीडियंस, स्टूडेंट कॉल फॉर स्टूडेंट एंड मासेज। तीसरा था नेशन वाइड मोबिलाइजेशन, प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस बिहार, गुजरात, गुजरात में नवनिर्माण, अभी हमने देखा नवनिर्माण, उत्तर प्रदेश एंड अदर पार्ट्स। फिर इमरजेंसी लग गई जून में, 74 से शुरू हुआ ये, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जून 75 में। इंदिरा गांधी डिक्लेयर इमरजेंसी साइटिंग इंटरनल डिस्टर्बेंसेज, इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड पे जेपी मूवमेंट जो चला 74 में, इमरजेंसी लगा दी, जेपी एंड अदर लीडर्स वेर अरेस्टेड। आप देखते हैं जेपी मूवमेंट का नेचर क्या था। पहला कि ये नॉन वायलेंट था और मास बेस्ड था। दूसरा कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, यूथ, पीजेंट, सेक्शंस ऑफ मिडिल क्लास, तो इसमें स्टूडेंट थे, यूथ थे, पीजेंट थे और सेक्शंस ऑफ मिडिल क्लास था। तीसरा है कि कोई भी स्ट्रांग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था जेपी मूवमेंट का, नो स्ट्रांग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बट गैल्वेनाइज पब्लिक सेंटिमेंट्स।
छठा क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेपी मूवमेंट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई, रिवाइव द मास पॉलिटिकल एंगेजमेंट एंड क्वेश्चन अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर। पहला कि रिवाइव करा इसने मास पॉलिटिकल एंगेजमेंट को, और एंड क्वेश्चन अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर। फिर देखते हैं चैलेंजेस टू कांग्रेस डोमिनेंस। फर्स्ट सीरियस नेशनल चैलेंज टू इंदिरा गांधी रूल। तीसरा है बर्थ ऑफ न्यू पॉलिटिकल फोर्सेज, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी पोस्ट इमरजेंसी, ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स अपोजिट ग्रुप जैसे जनसंघ और लेफ्ट। एक है कि इसने क्या किया, स्ट्रेंथन करा डेमोक्रेसी को, ऑल्दो डेमोक्रेसी वाज टेम्पररली सप्रेस्ड थ्रू इमरजेंसी, द पीपुल्स रेजिस्टेंस लेड द ग्राउंड फॉर डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन 1977 इलेक्शंस। क्रिटिसिज्म क्या है मूवमेंट की? क्रिटिसिज्म ये है कि पहला का लैक ऑफ क्लियर स्ट्रेटजी, नो डिटेल प्लान फॉर गवर्नेंस इफ इंदिरा गांधी रिजाइन। इनका खुद का कुछ प्लान नहीं था। तीसरा दूसरा है रिस्क ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, सम फियर दैट कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट वीकेन द लेजिटिमेट गवर्नमेंट फंक्शनिंग। और तीसरा है ओवर रिलायंस ऑन द मोरल अथॉरिटी, जेपी फेथ इन मास मोरल अथॉरिटी। जेपी फेथ इन मास मोरालिटी ओवरलुक द नीड फॉर स्ट्रक्चर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, लैक ऑफ क्लियर स्ट्रेटजी थी, रिस्क था डिस्टेबलाइजेशन का, और इनके पास, इन लोगों के पास कोई अल्टरनेट गवर्नेंस प्लान नहीं था, और मास ओवर रिलायंस था इनका मोरल अथॉरिटी, बजाय कि स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स ये दे। ये बोल रहे थे कि लोग मास की मोरालिटी इतनी अच्छी कि अपने आप अच्छी गवर्नेंस होगी। अब इंडिया का थोड़ा गार्डियन जैसे थे जेपी। इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन अब देखते हैं। पहला क्या है, कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है? पहला प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट, नॉट अलाइनिंग विथ एनी मेजर कोल्ड वार ब्लॉक, चाहे यूएसए हो गया या यूएसएसआर हो गया, और मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया मूव कर चुका है नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ, एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिमेन्स। पंचशील की बात 1954 में करी जाए, बैंडन कॉन्फ्रेंस। फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, उसमें है अपना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पंचशील में क्या थे फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? उसमें है पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तीन हो गए, इक्वालिटी चार हो गया, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पांच हो गया। पहला है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन, और इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। साइंड विद चाइना, पंचशील। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल, पहला हो गया नॉन अलाइनमेंट विथ एनी कोल्ड वॉर इरा ब्लॉक, दूसरा है पंचशील पॉलिसी। ये फाइव प्रिंसिपल थे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के। उसमें था पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, और था अपना इक्वालिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। फिर तीसरा था सपोर्ट फॉर डिकोलोनाइजेशन, बैक्ड अफ्रीका एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism एंड imperialism। जैसे इंडिया ने इजिप्ट का सपोर्ट करा था, और भी है। प्रमोशन ऑफ पीस, एडवोकेटेड फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 51A। अब अपन में आते हैं फेथ इन मल्टीलैटरलिज्म, एक्टिव रोल इन यूएन, नाम एंड लेटर अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखते हैं मेजर फेजेस क्या रहे हैं इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के। इनिशियल ईयर्स जो 1947 से 62 तक था, इसको बोलते हैं इनिशियल ईयर्स। देखा, हाँ, पहला फेज हुआ इनिशियल ईयर्स 1947 से लेके 62 तक, ये आइडियलिज्म का फेज था। इसके मेन वो क्या है, एलिमेंट्स क्या थे, एस्पेक्ट्स क्या थे? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। इंडिया को फाउंडेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1961 इन बेलग्रेड along with Egypt,
यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड घाना। इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड घाना। 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के थ्रू एनएम का फॉर्मेशन हुआ। इंडिया चाइना रिलेशन हिंदी चीनी भाई भाई, बट डिटेरियोरेटेड ओवर तिब्बत एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। अगला है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वार ब्रेकआउट हुई 1947-48 में ओवर द कश्मीर। कश्मीर इशू इशू इंटरनेशनलाइज्ड एट यूएन। अब दूसरे पे अपन आते हैं। दूसरा फेज जो था वो 19 टेंशन एंड वार्स वाला फेज है, 1962 से लेके 71 तक। साइनो इंडियन वार shattered इंडिया चाइना फ्रेंडशिप, एक्सपोज इंडिया डिफेंस वीकनेस। फिर है क्लोजर टू यूएसएसआर, इंडिया सोवियत यूनियन फ्रेंडशिप ट्रीटी, अभी हमने ऊपर देखा। और तीसरा था इंडो पाक वार एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इंडिया डिसाइसिव मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन लीडिंग टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। और अपन अब तीसरा फेज है 1970 से 80 वाला, इराक सर्सन्स, न्यूक्लियर पॉलिसी। कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन 1974 में, इसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। फॉर पीसफुल पर्पस बट स्ट्रेटेजिक मैसेज टू द वर्ल्ड। रिलेशंस विद नेबर्स हेल्प्ड इन इंटरनल इश्यूज ऑफ श्रीलंका, तमिलुसु एंड मालदीव्स। कूप प्रिवेंशन 1988 में, इसको ऑपरेशन कैक्टस बोलते हैं। इंटरनल इश्यूज ऑफ श्रीलंका सच एज तमिलुसु एंड मालदीव, IKPF। श्रीलंका में और मालदीव में कूप प्रिवेंशन 1988 में, ऑपरेशन कैक्टस। लीडरशिप रोल पे प्ले किया इंडिया ने नाम में, कंटिन्यूड चैंपियनिंग ग्लोबल साउथ डिसआर्मामेंट एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब ये है पोस्ट कोल्ड वार एडजस्टमेंट, 1990 से आता है अगला फेज। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991 led to the diversification of foreign relations, new emphasis on trade, investment and economic diplomacy, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। लुक ईस्ट पॉलिसी आई इंडिया की, और फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। शिफ्ट इन ग्लोबल स्टांस, बेटर रिलेशन विद यूएसए, EU एंड इजराइल विदाउट अबंडनिंग टाइज विद रशिया एंड ट्रेडिशनल एलाइज। फिर आते हैं रिलेशन विद द मेजर कंट्रीज। यूएसए इनिशियली डिस्टेंट, relations improved post 1990s, now strategic partners, so called strategic partners। यूएसए एंड रशिया ट्रेडिशनल एलाई, 1971 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है। मेजर सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, पार्टनरशिप कंटिन्यूज विद रशिया। चाइना कॉम्प्लेक्स, चाइना के रिलेशन इंडिया के साथ कॉम्प्लेक्स रहे हैं। वार हुआ 62 में, बॉर्डर टेंशन पोस्ट गलवान, बट स्ट्रांग ट्रेड टाइज। पाकिस्तान की बात करें जाए तो हॉस्टाइल मल्टीपल वार्स, मेजर डिस्प्यूट्स ओवर कश्मीर एंड टेररिज्म। यूके की बात करी जाए, फॉर्मर कोलोनियल रूलर, इवॉल्विंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज पोस्ट इंडिपेंडेंस। अफ्रीकन नेशंस की बात करी जाए, स्ट्रांग सॉलिडारिटी ओवर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, रिन्यूज एंगेजमेंट वाया अफ्रीका समिट्स। अब आते हैं मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के। फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, इंडिया एनएम का फाउंडिंग मेंबर था 1961 की बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इंडिया ने एक्टिव रोल प्ले करा इन यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस। चैंपियन करा है इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एंगेजमेंट विद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, सार्क एंड ब्रिक्स, G20, SCO, IORA, क्वाड, IPEF। अब अगला देखते हैं चैलेंजेस इन एक्सटर्नल रिलेशंस। पहला तो है बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑनगोइंग इश्यूज विद चाइना पाकिस्तान। टेररिज्म पे अगर आते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। रीजनल इंस्टेबिलिटी देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नेबर्स लाइक अफगानिस्तान, श्रीलंका अफेक्ट्स इंडिया। एक तो हमने देख लिया चैलेंजेस के, यहाँ भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है, टेररिज्म अक्रॉस बॉर्डर है ही है पाकिस्तान से। रीजनल इंस्टेबिलिटी है इन म्यांमार एंड
श्रीलंका आपसे, चलो ठीक है, अभी तो मेनली म्यांमार और बांग्लादेश में। बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स, मैनेजिंग टाइम भी टाइज विथ यूएसए, रसिया, चाइना एम इन ग्रेट पावर कंपटीशन। अब आते हैं भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट 1951 ऑनवर्ड्स। बैकग्राउंड इसका है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड एक्यूट लैंडलेसनेस एंड एग्रेरियन इनइक्वालिटी। एक्यूट लैंडलेसनेस एंड एग्रेरियन इनइक्वालिटी। विनोबा भावे या फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी लॉन्च नॉन वायलेंट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। ये इसका भूदान का ये है कि नॉन वायलेंट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था ये। टू प्रमोट सोशल जस्टिस विदाउट स्टेट कोएर्शन। मूवमेंट वेयर रूटेड इन गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्टीशिप, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन वायलेंस। मेनली थे गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड नॉन वायलेंस। तो हो गया भूदान मूवमेंट लेड बाय विनोबा भावे, नॉन वायलेंट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट था बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन वायलेंस। भूदान मूवमेंट, इसका मतलब है लैंड गिफ्ट, भूदान लैंड गिफ्ट। इसके एस्पेक्ट क्या है, लॉन्च बाय विनोबा भावे इन पोचमपल्ली तेलंगाना। पोचमपल्ली तेलंगाना इन अप्रैल 1951। ये याद रखना है कि पोचमपल्ली तेलंगाना इन 1951। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वॉलंटरी डोनेशन ऑफ सरप्लस लैंड बाय लैंड लॉर्ड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस रीजन्स। वॉलंटरी डोनेशन ऑफ सरप्लस लैंड बाय लैंड लॉर्ड्स टू, ये रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाना था अमंग लैंडलेस रीजन्स। इसका मेथड क्या था, भावे ट्रेवल्ड ऑन फुट फ्रॉम विलेज टू विलेज persuading landowners to be part of the to part with a portion of their land, village to village on foot movement। इनिशियल सक्सेस हुआ थोड़ा, 80 acres donated at पोचमपल्ली विलेज बाई लैंडलॉर्ड सेट ए प्रेसिडेंट्स। ग्राम भूदान हमने देख लिया, लैंड गिफ्ट मूवमेंट। अब ग्राम दान पे आते हैं। ग्राम दान मूवमेंट, विलेज गिफ्ट मूवमेंट, ग्राम दान एंड भूदान। एक्सटेंशन ऑफ भूदान, ये भूदान का एक्सटेंशन था। इनकरेज इंटायर विलेज टू वॉलेंटरली place their lands under a common trust। Entire village to voluntarily place their lands under a common trust। ग्रामदान में था कि encourage entire village, encourage entire village to voluntarily place their land under a common trust। याद हमने जाना है ग्रामदान क्या था। ग्राम पूरा विलेज की लैंड ही एक ट्रस्ट को डोनेट हो गई। encourage entire villagers to voluntarily place their land under a common trust। कलेक्टिव ओनरशिप था। लैंड वुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड वर्क ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस। लैंड वुड बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड वर्क पे, उस पे काम किया जाएगा लैंड पे ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस। एम क्या था, बिल्ड सेल्फ सफिशिएंट इगालिटेरियन रूरल कम्युनिटीज विदाउट एक्सटर्नल कोहेशन। पॉपुलर एरिया जिसके थे पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन बिहार। भूदान हो गया तेलंगाना में, पोचमपल्ली में। ये ग्रामदान मेनली पॉपुलर इन बिहार, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट देखते हैं, सक्सेसफुल कितना हुआ। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो था, ओवर 4 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड रिपोर्टली कलेक्टेड बाय 1969। 4 मिलियन एकर्स, वाह। दूसरा देते हैं कि अवेयरनेस क्या हुआ, रेज नेशनल कॉन्शियसनेस अबाउट लैंडलेसनेस एंड रूरल इनइक्वालिटी। एक तो हुआ कि 4 मिलियन एकर्स, 4 मिलियन एकर्स लैंड पूल्ड हुई 1971 तक कलेक्टेड। अवेयरनेस जनरेशन अबाउट लैंडलेसनेस एंड रूरल इनइक्वालिटी। तीसरा था कि ये नॉन वायलेंट लैंड रिफॉर्म था, सो कॉल्ड यूनिक पीसफुल मेथड फॉर एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस। यूनिक पीसफुल मेथड फॉर एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस इंस्पायर्ड सोशल मूवमेंट, बिकेम द फाउंडेशन फॉर द लेटर मूवमेंट लाइक सर्वोदया। 1991 में लॉन्च किया इन्होंने भूदान, रामदान, और ये इंस्पायर किया इस मूवमेंट ने सर्वोदया मूवमेंट को एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंस्पायर्ड मूवमेंट लाइक सर्वोदया एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लिमिटेशन क्या थी इसकी, नेचर इसका था वॉलंटरी नेचर। सक्सेस डिपेंड ऑन इंटायरली ऑन गुडविल ऑफ लैंडलॉर्ड्स, मेनी गेव अवे अनप्रोडक्टिव और डिस्प्यूटेड लैंड्स। अनप्रोडक्टिव और डिस्प्यूटेड लैंड दिया उन्होंने। इम्प्लीमेंटेशन इशू था, डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑफन स्लो,
एंड मिसमैनेज्ड, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। इन्होंने ग्राम डाम में जो पूल किया था पूरी विलेज की लैंड, उसमें खास करके डिस्ट्रीब्यूशन वाज स्लो एंड मिसमैनेज। और ठीक है, नो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, डिड नॉट चैलेंज द फंडामेंटल फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ लैंड ओनरशिप। नो स्ट्रक्चरल चेंज, डिड नॉट चैलेंज द फंडामेंटल फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ लैंड ओनरशिप। ग्रेजुअल डिक्लाइन, मूवमेंट लास्ट momentum by late 1960, 1969. Late 1960 due to the government-led land reforms and loss of initial enthusiasm. Government-led land reforms and loss of initial enthusiasm. तो इसकी लिमिटेशन जो ये हमने हमने देखी वो ये है कि पहला तो ये वॉलंटरी था, उन्होंने दिया भी, अगर जो लैंड entirely dependent on Gulbit, but land donated were unproductive and disputed lands. Implementation issue था, distribution was slow and mismanaged. नो स्ट्रक्चरल चेंज, अभी फ्यूडल लैंड ओनरशिप का फ्यूडल स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ, फिर मूवमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया बाय लेट 1960 ड्यू टू गवर्नमेंट लेड लैंड रिफॉर्म जो कि कोएर्सिव थे, और लॉस ऑफ इनिशियल एंथुसियाज्म। जो पहले लोगों में था कि हाँ सफल हो जाएगा, वो इनिशियल एंथुसियाज्म खत्म हो गया। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? मॉरल अपील, एम्फेसाइज द एथिकल ऑब्लिगेशन ओवर लीगल इन्फोर्समेंट, emphasize ethical obligation over legal enforcement, और गांधीयन legacy carried forward Gandhi's vision of village-centric equitable development. Non-coercive approach to reform demonstrated that mass moral persuasion could achieve limited but meaningful social change. Mass moral persuasion could achieve limited. Mass moral persuasion could achieve limited but meaningful social change. Early rural development efforts. Early rural development effort influenced later government initiatives on community development and rural reconstruction. तो पर सिग्निफिकेंस हम देखें, पहला है कि मॉरल अपील, एम्फेसाइज इथिकल ऑब्लिगेशन ओवर लीगल एनफोर्समेंट। दूसरा है गांधीयन लेगेसी, कैरीड फॉरवर्ड गांधी विजन ऑफ विलेज सेंट्रिक इक्विटेबल डेवलपमेंट। तीसरा है कि नॉन वायलेंस अप्रोच टू रिफॉर्म डिमॉन्स्ट्रेटेड मास मोरल परसुएशन कुड अचीव लिमिटेड बट मीनिंगफुल सोशल चेंज। इन्हें बोला मास मॉरल परसुएशन कुड अचीव मीनिंगफुल सोशल चेंज। और एक चौथा है कि अर्ली रूरल डेवलपमेंट इफर्ट इन्फ्लुएंस लेटर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन। द क्राइसिस ऑफ, अपन अब देखते हैं, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर 1970s, इमरजेंसी की बात चल रही है। पीरियड रेफर मेनली टू 1973 एंड 77, स्पेशली सराउंडिंग द इमरजेंसी 75-77। ट्रिगर्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉपुलर प्रोटेस्ट जैसे जेपी मूवमेंट हो गया, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, केडीएम जबलपुर केस। Democracy in India faced its biggest test during this time. President proclaims national emergency. Security of India threatened by internal disturbances. Preventive arrest, press censorship imposed. The Hindu. अडवाणी चरण सिंह गिरफ्तार। फिर अपन आते हैं मेजर काजेज ऑफ द क्राइसिस क्या थे। पहला था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स आफ्टर 1967 इलेक्शंस, कोएलिशन गवर्नमेंट्स, आया राम गया राम पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक क्राइसिस थी पोस्ट 1970 वार, एक्सपेंडिचर, आयल साख 1973 का था, फूड शॉर्टेज थी, इन्फ्लेशन था और अनएम्प्लॉयमेंट थी। पॉपुलर मूवमेंट भी चल रहे थे, जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवोल्यूशन इन बिहार एंड गुजरात। गुजरात में नवनिर्माण के नाम से चल रहा था। करप्शन एलिगेशन थे, वाइड स्प्रेड पब्लिक एंगर ओवर गवर्नमेंट गवर्नेंस फेल्योर थे। और जुडिशियल वर्डिक्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, इलाहाबाद हाई कोर्ट सेट असाइड इंदिरा गांधी इलेक्शन फॉर इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेज। हियर ऑफ losing power, growing mass agitation threatened the position of Congress government. फिर देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975, डेट 25 जून 1975।
Article 352 emergency on grounds of internal disturbances later changed to armed rebellion through 44th amendment. एक्शन टेकन क्या था? फंडामेंटल राइट वे सस्पेंडेड, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स, एग्जांपल जेपी मोरारजी देसाई एंड अटल बिहारी वाजपेयी, पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस। स्लोगन क्या था? डिसिप्लिन इज डेमोक्रेसी, प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। डिसिप्लिन इज द डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन इज डेमोक्रेसी। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका इमरजेंसी का? पॉलिटिकल सप्रेशन हुआ, अपोजिशन पार्टी बैंड, पॉलिटिकल डिसेंट कार्ब्ड, सेंसरशिप हुआ, प्रेस हैवीली सेंसर्ड, जर्नलिस्ट अरेस्टेड। पॉलिटिकल सप्रेशन, सेंसरशिप ऑफ प्रेस। तीसरा है जुडिशियल सबऑर्डिनेशन, जुडिशरी केम अंडर प्रेशर, रिड्यूस्ड इंडिपेंडेंस, जूनियर को प्रमोट करके सीजीआई बना दिया गया। सुपरसीड ऑफ एचआर खन्ना। फिर आप देखते हैं मास स्टरलाइजेशन कैंपेन ऑफ संजय गांधी, फोर्थ फैमिली प्लानिंग मेजर्स अंडर संजय गांधी लीडरशिप। अगला देखते हैं सिविल लिबर्टीज वेर curtailed, आर्बिट्री अरेस्ट अंडर मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा भारती। अब अपन आते हैं रेजिस्टेंस एंड आफ्टरमाथ, वाइड स्प्रेड अंडरग्राउंड अपोजिशन फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप्स, ट्रेड यूनियंस एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। फिर अगला क्या था? रेजिस्टेंस का अगला रूप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन प्लेटफॉर्म, जनता पार्टी फॉर्म इन 77 बाई मर्जिंग कांग्रेस ओ, जनसंघ, भारतीय जनता लोकदल, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी को मर्ज करके यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट बना। जनरल इलेक्शंस ऑफ 77, फर्स्ट मेजर इलेक्टोरल डिफीट फॉर कांग्रेस एट द नेशनल लेवल, जनता पार्टी लेड बाय मोरारजी देसाई केम टू द पावर, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, 44th अमेंडमेंट curtail द पावर्स ऑफ डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। सिग्निफिकेंस ऑफ द क्राइसिस क्या है? यह है कि डेमोक्रेटिक रेजिलियंस प्रूव हो गई, डिस्पाइट सीवियर सप्रेशन डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड थ्रू पीसफुल इलेक्शंस। लेसन लर्न क्या हुए कि हाईलाइटेड नीड फॉर ए स्ट्रॉन्गर चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन एग्जीक्यूटिव पावर, स्ट्रॉन्गर चेक्स एंड बैलेंसेज ऑन एग्जीक्यूटिव पावर। पब्लिक अवेयरनेस क्या हुआ? स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ सिविल, स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड सिविल राइट एक्टिविज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड स्ट्रेंथन कर देंगे, फ्यूचर अमेंडमेंट मेड इट harder to declare emergency lightly। पॉपुलर मूवमेंट इंडिया में क्या हुए इन 17 and 80s? मीनिंग एंड नेचर, पॉपुलर मूवमेंट्स आर ग्रासरूट मास मोबिलाइजेशन, ग्रासरूट मास मोबिलाइजेशन, ग्रासरूट मोबिलाइजेशन ड्रिवन बाय सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल grievances, grassroots mass mobilization driven by social, economic, and political grievances. Unlike mainstream politics, these movements often operate outside the formal political structure. Unlike the mainstream politics, these movements often operate outside formal political structures. तीसरा है कि non-party participation, mass mobilization, and peaceful protests characterized most movements। इसमें यह था कि पार्टी पार्टिसिपेशन नहीं था, ये मास मोबिलाइजेशन था और पीसफुल प्रोटेस्ट थे, characterized by most movements। मेजर पॉपुलर मूवमेंट्स क्या क्या थे? एक एक था नवनिर्माण मूवमेंट गुजरात में 73-74 में जो हुआ था। ये इमरजेंसी का ही भी पार्ट था। नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात 1973 एंड 74। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? 7 हाइक इन हॉस्टल फीस एंड राइजिंग करप्शन अंडर चिमन भाई पटेल गवर्नमेंट। चिमन भाई पटेल गवर्नमेंट, 7 हाइक इन हॉस्टल फी एंड राइजिंग करप्शन, नवनिर्माण मूवमेंट। नेचर इसका क्या था? स्टूडेंट लैंड एजिटेशन डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ चिमन भाई पटेल। आउटकम इसका क्या हुआ? प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज हुआ। फर्स्ट मेजर नॉन वायलेंट मास मूवमेंट, ये नवनिर्माण मूवमेंट था जो ये था फर्स्ट मेजर नॉन वायलेंट मास मूवमेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंट फोर्सिंग स्टेट गवर्नमेंट फॉल, नवनिर्माण मूवमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ चिमन भाई पटेल। फिर दूसरा बिहार में हमने देख लिया जेपी मूवमेंट। इसमें ये हुआ कि लीडर थे जेपी, कॉल टोटल रिवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति। डिमांड क्या थी इनकी? इंड ऑफ करप्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, डिसेंट्रलाइजेशन,
एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। नेचर इसका क्या था, मैसिव स्टूडेंट एंड यूथ इन्वॉल्वमेंट। इम्पैक्ट क्या हुआ, क्रिएटेड मास डिस्कनेक्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, कंट्रीब्यूटिंग टू द इमरजेंसी। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या थे, चिपको मूवमेंट 1973 का है। चिपको मूवमेंट इसने क्या किया कि विलेजर स्पेशली वुमेन इन उत्तराखंड hug tree to hug the tree to prevent deforestation, led by Sundarlal Bahugura and Gaura Devi. Sundarlal Bahugura and Gaura Devi. Silent Valley movement in चिपको 73 में हुआ था, साइलेंट 78 से 83 तक है। साइलेंट वैली मूवमेंट इन टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, साइलेंट वैली प्रोटेस्ट इन केरला फ्रॉम HEP project resulted in cancellation of the project. Silent Valley project in Silent Valley, Kerala against hydroelectric project resulted in cancellation of the project. अपन अगर देखते हैं, अगला है दलित मूवमेंट कौन कौन से हुए थे। दलित पैंथर्स एक है, दलित पैंथर्स 1972 में हुआ। इसका फोकस था फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र इंस्पायर्ड बाय यूएस ब्लैक पैंथर्स, demanded in to the caste oppression, land rights and social dignity. फोकस इसका था assertive political and social right for Dalit beyond traditional Congress framework. इसका फोकस था assertive political and social rights for Dalits beyond traditional Congress framework. और फिर आते हैं वुमेन के मूवमेंट क्या थे। एक था एंटी डाउरी मूवमेंट लेट 1970s का, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग डाउरी डेथ। फिर अगला है कैंपेन्स फॉर लीगल रिफॉर्म, डिमांड फॉर चेंज इन रेप लॉज, डाउरी प्रोहिबिशन एंड इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स। तीसरा है ऑटोनोमस वुमेन ग्रुप्स इमर्ज आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टी एडवोकेटिंग जेंडर इक्वालिटी। अब अपन आते हैं प्रेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स क्या थे। फार्मर्स मूवमेंट 1980s का था, लेड बाय लीडर्स लाइक शरद जोशी in Maharashtra and Mahendra Singh Tikait in Uttar Pradesh, demanded better crop prices, loan waivers, minimum support price। अभी वाले सारे मूवमेंट, बेटर क्रॉप प्राइस, लोन वेवर्स एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत इन यूपी एंड शरद जोशी इन महाराष्ट्र। झारखंड मूवमेंट की बात करें, ट्राइबल्स डिमांडेड ए सेपरेट झारखंड स्टेट अचीव्ड इन 2000। फीचर्स क्या थे पॉपुलर मूवमेंट्स के, पहला है कि नॉन पार्टी नेचर है, लेड मेनली बाय स्टूडेंट, फार्मर्स एंड वुमेन, also environmentalist and दलित आदिवासी। नॉन पार्टी नेचर, कोई पार्टी शामिल नहीं थी। दूसरा एक मास मोबिलाइजेशन, इन्वॉल्व ह्यूज पब्लिक पार्टिसिपेशन अक्रॉस रीजन्स एंड सोशल ग्रुप्स। तीसरा है कि फोकस करा इन्होंने डिमांड्स पे, स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस लेटर रादर स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस के बजाय ब्रॉड पॉलिटिकल एजेंडा इनका इनिशियली था। गांधीयन इन्फ्लुएंस, लार्जली नॉन वायलेंट, इंस्पायर्ड बाय गांधीयन सत्याग्रह टेक्निक्स। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलर मूवमेंट क्या हुआ, डीपनिंग डेमोक्रेसी हुई, ब्रॉड मार्जिनलाइज वॉइसेज इनटू द नेशनल डिस्कोर्स। दूसरा है पॉलिसी चेंजेस हुए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट्स एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज इन्फ्लुएंस दलित पैंथर्स। पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई, इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट्स, वुमेन, दलित एंड पीजेंट्स। चैलेंज टू पार्टी पॉलिटिक्स हुआ, हाईलाइटेड इशू बियॉन्ड द इमीडिएट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंसिंग पार्टी मैनिफेस्टोज। अब आगे हो गया खत्म, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया खत्म।